जब से इंडिया में कोविड आया है तब से इंडिया की हेल्थ केयर इंडस्ट्री कोलैप्स हो रही है ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बट वहीं एक तरफ फार्मा सेक्टर कंपनीज बूम पे है। बट एक टाइम ऐसा था जब हेल्थ केयर इंडस्ट्री इंडिया में 2016 से 22% का CAGR ग्रोथ दे रही थी और आगे भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये इंडस्ट्री $370 बिलियन की हो सकती है। बट हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एक चीज है जो हमेशा नेगेटिव होती है, वो है ये कि लोगों का प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेके हमेशा ही नेगेटिव इमेज होता है। वो इसलिए क्योंकि हमने हमेशा अपने फ्रेंड्स या फैमिली से उनके बुरे एक्सपीरियंसेस के बारे में सुना होता है। तो क्या ऐसे में कोई भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होगा? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिकर। मैं हूँ कीर्ति और आज हम बात करने वाले हैं एक और ऐसी ही हेल्थ केयर इंडस्ट्री के IPO के बारे में, जो है किम्स यानी कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के बारे में। और इस वीडियो में हम सिर्फ इस IPO के बारे में ही नहीं बल्कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री के पूरे वर्किंग मॉडल के बारे में भी समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आप ये डिसाइड कर पाए कि क्या आपको इस IPO के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात का कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो ताकि हमारी सारी ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। किम्स इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट हेल्थ केयर ग्रुप्स में से एक है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सबसे ज्यादा पेशेंट्स को ट्रीट करती है। इनके मेनली 9 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है जो कि किम्स हॉस्पिटल के ब्रांड नेम से चलते हैं, जिसकी मार्च 2021 के अकॉर्डिंग एग्रीगेट बेड कैपेसिटी है अराउंड 3000 बेड्स, जिसमें से 2500 बेड्स ऑपरेशनल होते हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज में ये कई तरीकों के ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कार्डियक साइंस, ऑन्कोलॉजी, न्यूरो साइंस, गैस्ट्रिक साइंस एक्सेट्रा, जिसमें से इनका रेवेन्यू कुछ ऐसा है, जिसमें से कार्डियक साइंस से 17.82% रेवेन्यू आता है, न्यूरो साइंस से 12.55, रीनल साइंस से 9.33, ऑर्थोपेडिक से 4.64 एंड सो ऑन। इनका मेजर फोकस सदर्न इंडिया में ज़्यादा है क्योंकि वो वहाँ के रिलीजन, कस्टमर कल्चर एंड माइंडसेट ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जिसकी वजह से इन्हें बाकी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडर्स से एक अपर हैंड मिलता है क्योंकि वहाँ के कल्चर की बेटर अंडरस्टैंडिंग रखने की वजह से इनके पास वहाँ का ज़्यादा मार्केट शेयर है। और ऐसा 2 रीजन्स की वजह से भी है। पहला है क्लिनिकल एक्सीलेंस एंड दूसरा है अफोर्डेबल प्राइसिंग। ये बहुत ही हाई क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, सपोर्टेड बाय टॉप मेडिकल स्टाफ एंड पेशेंट सेफ्टी, वो भी अफोर्डेबल प्राइसेस में। अब ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ी हैं, बट हो सकता है कि आपका कभी इस हॉस्पिटल के साथ एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो या हो सकता है बहुत अच्छा भी रहा हो, तो ये टोटली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। इवन एक और अच्छी चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी रही है। जहाँ ये कंपनी एकदम स्टार्टिंग में सिर्फ एक हॉस्पिटल ओन करती थी विद 200 बेड्स, वहाँ आज 9 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स को रन करती है विद ओवर 3000 प्लस बेड्स। किसी भी हेल्थ केयर सर्विसेज को जब हम एनालाइज करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखी जाती है वो होती है इनकी बेड्स की ऑक्यूपेंसी रेट। सपोज अगर किसी हॉस्पिटल में 100 बेड है और उनमें से 40 बेड्स ऑक्यूपाइड है, दैट मीन्स कि हॉस्पिटल को उन 40 बेड से रेवेन्यू तो आएगा ही आएगा। तो इनकी इनकम यहीं से डिराइव होती है। सुनने में तो बहुत अजीब लगता है कि हॉस्पिटल्स तब कमाती है जब कोई इंसान बीमार होकर एडमिट होता है और उनकी बेड को ऑक्यूपाई करता है। तो इनका पर बेड के हिसाब से अगर हम देखें तो टियर 1, 2 एंड 3 सिटीज से इतना ARPOB यानी एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड इतना होता है। टियर 1 मार्केट में 39,000 के आसपास है, फिर टियर 2 एंड 3 सिटीज में 11,000, और साइड में आप इसका EBITDA यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन भी आप देख सकते हैं। इवन अगर आप इस हॉस्पिटल का पर बेड ऑक्यूपेंसी, टोटल इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस ये सब जानना चाहते हैं तो आपको वो डेटा भी इस टेबल से मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि बेड वाइज ये कंपनी कितना रेवेन्यू एक्चुअल में जनरेट कर पाती है। इवन हॉस्पिटल्स में कई तरह से इनकम होती है, जैसे जब कोई पेशेंट एडमिट होता है और अपना ट्रीटमेंट करवाता है तो उसे इन पेशेंट रेवेन्यू कहा जाता है। वहीं जब कोई पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है तो उसके बाद वो आउट पेशेंट हो जाता है। तो हॉस्पिटल्स दोनों ही, चाहे वो इन पेशेंट हो या आउट पेशेंट, दोनों से ही इन्हें कुछ इस तरीके से रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके अलावा कई तरह के थर्ड पार्टी से भी इन्हें रेवेन्यू आता है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरर्स से या फिर कोई गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे कि ECHS, CGHS से। इवन अगर हम बात करें इनके मेडिकल स्टाफ्स की तो वो भी बहुत अच्छे खासे हैं। जैसा कि आप इस टेबल से देख सकते हैं कि मार्च 2021 के हिसाब से इनके टोटल 10,000 से भी ज़्यादा स्टाफ्स है, जिसमें रेसिडेंशियल डॉक्टर्स, नर्सेस, कंसल्टिंग डॉक्टर्स एंड कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ्स भी इंक्लूडेड है। बट जहां इस कंपनी में इतना कुछ अच्छा है वहीं इसके कुछ रिस्क भी है,
जैसे अगर हम ये हेल्थ केयर एम्प्लॉयज़ की बात करें तो कंपनी का एट्रिशन रेट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हॉस्पिटल चलाने के लिए उनके मेन एसेट्स डॉक्टर, नर्सेस एंड बाकी के स्टाफ मेंबर्स होते हैं। तो ऐसे में कंपनी का प्रेजेंट एट्रिशन रेट है 51.6%, जो कि ठीक ठाक ही है। बट क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट प्रोफेशन है तो इस रेट को हमेशा मेंटेन रखना किसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत मुश्किल होता है। दूसरा रिस्क है कि एक ही एरिया से मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू जनरेट होना। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि ये मेजरली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, तो मेजॉरिटी ऑफ इनकम भी वहीं से आती है। ऐसे में अगर इस एरिया में कल को कुछ भी हो जाए, जैसे कि नेचुरल कैलामिटी आ जाए या फिर कोई स्टेट या गवर्नमेंट रेगुलेशंस में चेंजेस आ जाए तो बहुत इशू हो सकता है। एक और रिस्क जो यहाँ आ जाता है वो है ये, क्योंकि ये सेक्टर लोगों के हेल्थ केयर पे डिपेंड करती है तो ऑफकोर्स जहाँ लोगों का हेल्थ का सवाल होगा वहाँ गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, और आनी भी चाहिए, ताकि कोई भी डिसीजन सिर्फ पैसों के हिसाब से ना सोचते हुए हेल्थ केयर को ध्यान में रख के लिया जाए। तो इस सेक्टर में गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है और बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस भी होते हैं, जिससे कई बार कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इस पे भी फ़र्क पड़ सकता है। और तो और हमने कई बार देखा भी है कि कुछ हॉस्पिटल की छोटी मोटी या फिर कोई बड़े रीजंस की वजह से बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी होती है, जो उनके रेपुटेशंस को ख़राब करती है। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर आपको किसी ने, आपके आसपास के पर्सन ने कोई बैड एक्सपीरियंस दिया हो किसी हॉस्पिटल का, तो क्या आप वहाँ जाना पसंद करोगे? ऑफ कोर्स नॉट। तो ऐसे में अगर हॉस्पिटल ने कुछ गलत ना भी किया हो तो भी उनकी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है और इससे इनके रिवेन्यूज़ पे बहुत असर पड़ता है। इवन इनको फाइनेंशियल ईयर 2019 में लॉस भी हुआ था और ये अभी 2020 एंड 21 में जाके प्रॉफिटेबल हुई है। अब यहाँ मुझे तो एक सवाल ज़रूर आता है कि अच्छा 2019 में तो लॉस हुआ था, फिर ऐसा क्या हुआ कि ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई? क्या आपको भी ये सवाल मन में आ रहा है? तो इसका जवाब है इनके क्रेडिटर्स। 2018 से पहले इनके पास बहुत सारी लाइबिलिटीज़ थी, जिसकी वजह से ये लॉस में चल रहे थे। बट फिर 31 मार्च 2018 के बाद से उन्होंने उन क्रेडिटर्स को अपनी कंपनी की इक्विटीज़ दे दी और उन्हें अपना शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट कर लिया, जिसकी वजह से उनकी मेजर लायबिलिटी डिक्रीज हो गई और 2020 से वो प्रॉफिट में आ गए। बट रुकिए, अब यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या ऐसा करना कंपनी के लिए अच्छा था या बुरा था। तो देखिए, अगर कंपनी ने अपने क्रेडिटर्स को शेयर होल्डर्स बना लिया तो इसका एक्चुअल मतलब ये निकलता है कि वो अपने क्रेडिटर्स को पे नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास इनफ कैश नहीं था। इसीलिए उन्होंने अपने क्रेडिटर्स को शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट कर लिया। तो ये एक अच्छा साइन बिल्कुल भी नहीं है। क्या आप जानते हैं हॉस्पिटल के बेड्स 5 स्टार होटल्स के बेड से भी एक्सपेंसिव होते हैं। एक हॉस्पिटल को सेटअप करने में एक बेड के पीछे कंपनी का बहुत सारा कैपिटल कॉस्ट लग जाता है। मेजरली 2 कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कैपिटल कॉस्ट इनकर होती है। पहला है लैंड एंड बिल्डिंग कॉस्ट और दूसरा है इक्विपमेंट कॉस्ट। तो इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि उनका 35 से 40% कॉस्ट लैंड एंड बिल्डिंग में जाता है। ऑल्दो ये सारे कॉस्ट जगह एंड सिटी के हिसाब से वैरी कर सकते हैं एंड इवन कई बार गवर्नमेंट भी लैंड एक्वायर करने के लिए उन्हें कई सारे कंसेशंस देती है। इवन हॉस्पिटल रन करने के लिए अच्छे और अपडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो इन मशीन्स के मेंटेनेंस में कंपनी का काफ़ी खर्चा होता है। इवन अगर मशीन में कोई अपग्रेड होता है तो हॉस्पिटल की स्मूथ रनिंग के लिए न्यू मशीन्स तुरंत बाय करनी ज़रूरी है और ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिन्हें ये इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हॉस्पिटल में अच्छे मशीन्स का अपडेटेड होना नेसेसरी है, वरना सेफ्टी इश्यूज आ सकते हैं। तो अगर हम इस टेबल से देखें तो मशीन, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड अलग अलग टाइप के ड्रग्स को परचेज करने में इनका 2021 में टोटल इनकम का 21.56% स्पेंड होता है। इवन 2019 एंड 2020 में भी ये 22.75% एंड 22.52% रहा है, जो कि टोटल इनकम का एक सब्सटैंशियल पोर्शन है। इवन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ये बहुत ह्यूज कंपटीशन फेस करते हैं। जैसे इनके पीयर कंपनीज हैं अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस, नारायणा, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट एंड ऐसे ही और भी बहुत सारे। तो अगर हम इन सारे पीयर्स को बेड कैपेसिटी के हिसाब से कंपेयर करें तो अपोलो सबसे पहले आता है विद अप्रॉक्स 10,000 बेड, फिर आता है नारायणा विद 5,400 बेड्स एंड यहाँ किम्स 5th नंबर पे आता है। अब अगर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, तो क्योंकि इनका नेट प्रॉफिट 2019 में नेगेटिव था तो उसकी वजह से इनके मार्जिन्स भी 2019 में नेगेटिव थे, बट अभी 2 साल से पॉजिटिव है। इवन इनका EPS एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 2019 में नेगेटिव था एंड देन पॉजिटिव हुआ।
अब अगर बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो वो भी 2019 में 1 से ज़्यादा था, क्योंकि जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि उनकी उस टाइम पे मेजर लायबिलिटीज़ थी, बट फिर बाद में उन्हें इक्विटीज़ में चेंज करने के बाद डेट टू इक्विटी 1 से कम हो गया। अब अगर बात करें कंपनी के आईपीओ ऑफर के बारे में, तो ये आईपीओ में ऑफर फॉर सेल एंड फ्रेश इशू दोनों ही हैं। इसमें इनके कई सारे प्रमोटर्स अपने स्टेक्स को ऑफर फॉर सेल में सेल आउट कर रहे हैं, और ये आईपीओ लाने का कंपनी का मेन पर्पस है अपने बोरोअर्स को रीपे करना एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें तो इसके पीयर्स के अकॉर्डिंग ये थोड़ी बहुत डिसेंट है, क्योंकि इसका पीई है 26.87 एंड इसका ईवी अपॉन इब्टा है 17.3। अब अगर बात करें इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो वो है ₹120। तो अगर आप चाहें तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर बात करें कंपनी के आईपीओ की बेसिक डिटेल्स के बारे में, तो आईपीओ स्टार्ट हो रहा है 16 जून को और एंड हो रहा है 18 जून को, और इसका प्राइस बैंड है 815 रुपीज़ से 825, और इसका लिस्टिंग डेट है 28 जून। आई होप आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि क्या आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाले हैं या नहीं। थैंक यू।